बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे पूरे के पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी आपके सेकंड सेमेस्टर में पूछे गए हैं डीएलएड के एग्जाम्स में। ठीक है, हो सकता है नंबर ऊपर नीचे हो जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, मैंने एक बार करवाया, दूसरी बार वो नहीं लिया है। ठीक है, तो जो एक जैसे होंगे उनको करेंगे और बाकी आपके लिए भी छोड़ देंगे एक दो, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। 4, 8, 11, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40 और 32 और 48। देखो, सबसे पहले तो हमें काम क्या करना होता है कि हमें लिखना होता है इस चीज़ को आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। पहले इस पूरे डाटा को हम आरोही क्रम में सेट करेंगे, जिससे कि हमें बाद में ढूंढना जब पड़ता है तो बहुत मेहनत लगती है उससे बचने के लिए। आप बोलोगे सबसे छोटा 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ये तो लगा हुआ है क्या ऑलरेडी? 20 हो गया। मैंने कहा नहीं भैया, यहाँ पे देखो ये 26, फिर 27, फिर मेरे भाई 28, फिर 32, फिर मेरे भाई 40 और देन 48। पीछे का डाटा पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ था। तो पहले नंबर पे तो हमें इसको ये चीज़ें करनी थी जो मैंने आपके सामने की। ये बात समझ में आ गई? बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये जब पूरा काम हो जाता है देन हमको बनाना पड़ता है मेरे भाई सारणी को, जिसमें हमें लिखना होता है वर्ग अंतराल वाला कॉन्सेप्ट और पदों का कॉन्सेप्ट, बारंबारता और संचयी बारंबारता। अब सुनो जरा, अगर हम यहाँ पे मेरे भाई सारणी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। तो सारणी में नंबर 1 पे हमें लिखना होता है वर्ग अंतराल। क्या लिखना होता है? आप बोलोगे नंबर 1 पे लिखना होता है वर्ग अंतराल। नंबर दूसरे पे भैया हमें क्या लिखना होता है? आप बोलोगे दूसरे नंबर पे हमें लिखनी होती है बारंबारता। तीसरे नंबर पे हमें लिखना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो भैया हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लगे देखने में, क्योंकि जगह कम है, पर कोशिश करना बातें पूरी समझ में आ जाएंगी। सिंपल तरीके से सब बातें आपको मैं समझा दूंगा। चलो बनाते हैं इनको और देखते हैं कि कैसा हमारा आंसर जो है फाइनली बन के आता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग एक तो इतनी गंदी है, लाइन वाइन भी नहीं सीधी खिंचती हैं। चलो देखना भैया, आप बोलोगे हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें यहाँ पे 4 दिखाई पड़ रहा है और हमें बेस 5 लेके चलना है। 5 का क्लास इंटरवल लेके चलना है। आप बोलोगे इसका मतलब हम लेके चलेंगे 1 से 5, 1 से 5, फिर भैया 5 से 10, फिर भैया 10 से 15, फिर जरा बताओ 15 से बोलोगे भैया 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। मैंने कहा था कि लास्ट तक कोशिश करूंगा कि आ जाए, और हो भी सकता है कि 50 तक ही हमारा डाटा है। 48 आ गया भैया। मैं इसीलिए बोला था थोड़ी सी यहाँ पे आपको हो सकता है दिक्कत हो मेरी वजह से, क्योंकि ये पेज में नीचे जगह नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब डाटा यहाँ तक समझ में आपको आ जाएगा। अब सुनना जरा बात को यहाँ पे और ध्यान से। अब अगर ये चाहो कि इसे भैया सही तरीके से कर दो तो वेट करो। अच्छा 1 सेकंड रुको, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे सही कर दूँ। 1 सेकंड रुकिएगा बस। इस डाटा को यहाँ रख देते हैं। कोई समस्या किसी भाई को बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझ में आ गई बात। और इस पूरे डाटा को उठा करके ऊपर खसका लो भैया। कुछ छूट रहा है ना? कोई बात नहीं, पूरा नहीं आ पाया, वेट करो, अब की बार पूरा आ जाएगा। जब बात ठीक है, ठीक है ना? अब तो बढ़िया तरीके से लिख जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल भैया लिख जाएगा, और थोड़ा इसको बढ़ा दो तो जगह बच जाएगी। ये हो गया 50। अब सुनना भैया, 1 से 5 का मतलब ये होता है कि जो निम्न सीमा है वो 1 है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं वो 5 लिखा है, पर 5 नहीं ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इसे बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा। तो हमें 5 लेने की हिम्मत यहाँ पे नहीं है, हमारी हिम्मत है सिर्फ 4 तक लेने की। 5 वाला इसमें लिया जाएगा। 5 से बड़ा और 9 से छोटे इसके बीच में आएंगे। फिर 10 वाली बात करोगे तो 10 इसमें लिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? बोलोगे हाँ। मैंने कहा देखना जरा, 1 से 5 तक हमको वो सारे नंबर लिखने हैं जो 1 से लेके 4 के बीच में आते हैं। आप बोलोगे देखो 4 जो है वो 1 से 4 के बीच में आएगा, 4 जो है वो 1 से 4 के बीच में आएगा, तो बोलोगे इसकी बारंबारता सिर्फ और सिर्फ 1 हो गई। फिर मैंने कहा अगर हम बात करते हैं 5 से लेके 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, आप बोलोगे भैया 5 से 10, वेरी सिंपल, समझ में आ रही बात। 5 से 10 का मतलब ये 8 वाला इसी में ले लेंगे, तो मैंने कहा 1 ये भी हो जाएगा। फिर इसी तरीके भैया बोलोगे 10 से 15 में, 10 से 15 में देखो भैया ये 11 आ जाएगा। ठीक है ना?
एक ही तो है 11, तो 11 मतलब एक हो गया जो 10 से 15 के बीच में है। मैंने कहा 15 से 20 में, तो देखो 15 से 20 में 15 भी है, 16 भी है, ये दोनों हो गए, तो भैया इसमें 2 हो गए, ठीक है। 20 से 25 के बीच में बोलोगे भैया 20 है और बस एक ही है, तो ये 1 हो गया। 25 से 30 के बीच में बोलोगे भैया ये देखो 1 2 3, ये तीनों हो जाएंगे। देखो ये भैया एक तो 25 से 30 के बीच में 26 27 28, ये तीनों हो गए, तो बोलोगे भैया 3 हो गए। फिर मैंने कहा 35 से 40 के बीच में, 25 से 30 हो गया, फिर हो गया हमारा 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35 के बीच में 32, 1 हो गया। 35 से 40 के बीच में भैया 40, तो 40 के ऊपर आएगा, ये नहीं आएगा, तो इसके बीच में 0 है, कोई भी नहीं है। 40 से 45 के बीच में भैया ये 40 वाला 1 है, और फिर 45 से 50 के बीच में भैया ये 48 वाला 1 है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सुनो, ये तो बारंबारता थी। संचयी बारंबारता क्या होती है कि इस 1 को तो 1 ही लिख दो, इस 1 को इस वाले के साथ में ऐड कर दो, 1 और 1 मिलके ये हो गया 2, ये 2 और 1 मिलके ये हो गया 3, ये 3 और 2 मिलके हो गया 5, ये 5 और 1 मिलके हो गया 6, ये 6 और 3 मिलके हो गया 9, 9 और 1 मिलके हो गया 10, 10 और 0 मिलके 10, 10 और 1 मिलके 11, 11 और 1 मिलके 12। तो इस तरीके से मेरे भाई हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। मतलब जो संचयी बारंबारता यहाँ पे है, ये बारंबारता मेरी लिखी है, इसके सामने तो पहले बारंबारता लिख दी सेम, फिर इसके नीचे वाली जो बारंबारता थी उसको इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको इसके नीचे वाले में जोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको इसके नीचे वाले में जोड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया। ये होता है तरीका संचयी बारंबारता निकालने का। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपकी सारणी बनके भैया रेडी हो जाएगी, और इसी को आपको लिख देना है नीचे उत्तर, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे सारणी ही बनानी थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बड़ा सा था, पर ये आपको ऐसे ही करना है, तरीका आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। आपसे बोला गया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हेक्टेयर में डाटा दे रखा है, यहाँ पे मीटर में डाटा दे रखा है। दिस इज़ नॉट फेयर। ये बातें हमें समझ में बोलोगे भैया नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हेक्टेयर वाली फॉर्म को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे हाँ भाई करना पड़ेगा, तो हमने कहा अब भैया हेक्टेयर से मीटर बनाने वाला कॉन्सेप्ट तो हमको याद नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, देखना ध्यान से। आप बोलोगे भैया कहाँ है, दिल्ली में, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब भैया क्या है, ये होता है किलो, ये होता है हेक्टो, ये होता है डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। आप याद रखेंगे कि इधर वाले नाम जितने भी हैं ये सारे सुनने में हमें फीमेल लगते हैं, यानी औरतों के लगते हैं, और इधर वाले सारे नाम जो हैं वो हमको सुनने में मेल लगते हैं, यानी कि नर के लगते हैं, ठीक है। तो देखो किलो, हेक्टो, ये सारे कैसे लग रहे हैं नाम, एकदम मेल टाइप के। किलो हो गया, हेक्टो हो गया, डेका हो गया, मीटर हो गया, और यहाँ पे सुनो जरा, बोले हो गया डेसी, सेंटी, मिली, ये थोड़े से कमज़ोर नाम हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एरिया दिया है, तो ये यहाँ पे भैया स्क्वायर होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो तो स्क्वायर में आएगा ना, क्षेत्रफल में, इकाई स्क्वायर। अब सुनो जरा, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, हमें जाना है इस हेक्टो से लेकर के इस मीटर तक, तो बोलोगे 1 और 2, 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गए। 1 मीटर में मेरे भाई, इधर जब हम देखो इसमें एक सिस्टम होता है, इधर से इधर जाएंगे तो इनटू बोलेंगे, और इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड बोलेंगे। हम जा रहे हैं हेक्टो से मीटर की तरफ, तो बोलोगे भैया 100 मीटर हो गए। अगर हम जाते हैं मीटर से हेक्टो की तरफ, तो आप बोलोगे 0.001 मीटर हो गया, 0.001 मीटर हो गया। दोनों तरफ से सेम कॉन्सेप्ट है, इधर से आओगे डिवाइड, इधर से आओगे मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे भैया फिर सिंपल सी बात है, बस 100 से गुणा करा दें तो हेक्टोमीटर में बदल जाता है। बोलोगे ठीक है कर देंगे। अभी हमने कहा ये बात अगर समझ गए हो तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं और बाकी की बातों पे ध्यान देते हैं मेरे भैया। बाकी की बातों पे हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। सुनना जरा, बाकी की बातें क्या हैं यहाँ पे। बाकी बातें ये हो गई भैया, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो हो गया वो कितना हो गया। आप बोलोगे उसे हम लिख सकते हैं 0.7 हेक्टो स्क्वायर, या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं भैया 0.75 इंटू 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर, 100। तो हेक्टो स्क्वायर की जगह भैया स्क्वायर कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएंगे 4 जीरो। तो भैया कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 2 पॉइंट तो हमारे जीरो से हट जाएंगे, 2 जीरो से, और 2 जीरो बचे आगे लग जाएंगे, तो हो जाएगा ये कितना, अब बोलोगे ये हो जाएगा 7500 मीटर स्क्वायर।
तो अब हमें क्षेत्रफल मिल गया है मीटर स्क्वायर में। कितना हो गया क्षेत्रफल, बोलोगे 7500 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता क्या है, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया आयताकार मैदान का अगर हमसे पूछा जाता है क्षेत्रफल तो हम जानते हैं वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। ठीक है, आप बोलोगे इसकी जगह भैया हमें वैल्यूज ने दे रखी तो लिख देंगे यहाँ पे कितना, बोलोगे 7500 बराबर भैया L की जगह हमें लंबाई उसकी एक मैदान में दे रखी तो लंबाई 250 लिख देते हैं, और चौड़ाई नहीं पता है तो B की जगह B ही लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चौड़ाई लिख दो, जो आपका मन हो। ठीक है, हमने कहा भैया अगर इसे सॉल्व करोगे तो B बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 7500 लिखा है, ये मेरे भाई 250 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 250। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 25 से काटा 75 को, 25 त्याई 75 और एक ये 0 था, एक 0 आ गया, तो B बराबर मेरे भाई आ गया 30 मीटर। B मेरी कितनी आ गई, 30 मीटर। तो दूसरी भुजा हमारी 30 मीटर की होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी भाई को कोई दिक्कत है 1% की तो बताइएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि x ब्रैकेट में y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। सत्यापित कीजिए, यहाँ x बराबर 2/3 है, y बराबर 5/2 है और z बराबर -3/2 है। बड़ा सरल प्रश्न है, देखना कैसे करते हैं। आप बोलोगे भैया पहले तो अगर हम इनको एक कॉमन करके देखें कुछ मिलेगा क्या। इधर वाला हमारा लिखा है x ब्रैकेट में y माइनस जेड और दूसरे साइड मेरे भाई लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। आप बोलोगे भैया हम पहले नंबर पे ले सकते हैं अपना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सा, लेफ्ट साइड ले लें या फिर राइट साइड ले लें, आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है आपके पास यहाँ सत्यापित करने का, ये है कि हम पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करके देख लें, क्या करके वैल्यू को रख के देख लेते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x की जगह हमें लिख देना है 2/3, ब्रैकेट में y की जगह लिख देना है हमें 5/2 और माइनस का z की जगह हमें लिखा है -3/2। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 3/2 हो जाएगा। बोलोगे बढ़िया भैया बात समझ में आ गई, बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 और 3 8/2, क्योंकि नीचे सेम है हर तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 2 से 2 कट गया, इधर साइड मेरा आ गया 8/3, इधर साइड आ गया 8/3। अब बोलोगे भैया सेम कॉन्सेप्ट हम राइट साइड के लिए भी लगा देंगे। यहाँ हम लिख देंगे आरएचएस में मेरे भाई क्या करने पे, पुट वैल्यू को रखने पर। आप हिंदी में लिखना कि वैल्यू को रखने पर आप लिखोगे, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स वाई माइनस का एक्स जेड। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक्स कॉमन ले लो, वाई माइनस जेड सेम टू सेम बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज आप ऐसे रख दो। बोलोगे भैया एक्स की जगह लिख देंगे 2/3, वाई की जगह भैया लिख देंगे 5/2, माइनस का एक्स की जगह लिख देंगे 2/3, वाई की जगह और जेड की जगह लिख देंगे माइनस का 3/2। बोलोगे भैया देखो हमें पता है 2 से 2 एक बार में कट गया, 3 से 3 एक बार में कट गया, यहाँ बचा -1 और ये माइनस मिलके +1 हो गया। इधर भैया 2 से 2 कट गया, भैया यहाँ पे कितना आ गया, फाइनल पूरा सॉल्व हो गया। आप बोलोगे यहाँ पे 5 बचा, नीचे मेरे भैया 3 बच गया, ये माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो गया और ये 1 बचा। आप बोलोगे इसे अगर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1 लगा लो, नीचे एलसीएम हो गया 3, आपको पता है 3 एकम 3 1 पंचे 5 और ये हो गया 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3, यानी ये भी आ गया आपका 8/3। तो ये हमारा आरएचएस हो गया। आखिरी में आप लिख दोगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है मेरे भाई, इसलिए ये चीज़ क्या होती है, इति सिद्धम या फिर सत्यापित होता है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल आ गई और बढ़िया तरीके से आ गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक फार्म हाउस में इतनी पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं पता है अलजेब्रा का इतना नॉलेज, आप ये मानो कि अगर किसी फार्म हाउस में 5 पंक्तियाँ हों और हर पंक्ति में 3 पेड़ लगे होते तो क्या 5 तिहाई 15 पेड़ नहीं होते टोटल। आप अपनी भाषा में तो समझ सकते हो ना उसे। तो आपको ये पता चला भैया अगर यहाँ 5 होता यहाँ 3 होता तो हम 15 करते। अच्छा 5 और 3 से 15 बना कैसे, इतना तो समझ ही लोगे। बोलोगे भैया इंटू कराया है, सिंपल सी बात है। तो वहाँ इंटू कराया तो यहाँ भी इंटू करा देंगे। फार्म हाउस में कुल पेड़ पूछे हैं तो पहले नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सीधा क्या कर देंगे, सीधे भैया इंटू करा देंगे कि x + 2y का इंटू कराएंगे किससे, बोलोगे भैया x + 2y से। एक आदमी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है कि x + 2y का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, फिर a + b का होल स्क्वायर खोल सकता है। और दूसरा तरीका क्या है भैया, नॉर्मल इंटू कराना भी आपको आता है, x × x x² x × 2y कराओगे तो 2xy हो गया।
इस 2y का गुणा x से कराया तो 2xy हो गया, और भैया इस y का 2y का गुणा 2y से कराया तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप बोलोगे ये हो जाएगा भैया a स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ा, देखो 2xy हो गया 4xy, और भैया ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4y स्क्वायर। तो टोटल पेड़ों की संख्या मेरे भाई ये निकल के आ गई, इतने टोटल पेड़ लगेंगे। पहला आंसर ये हो गया। इसी को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो x + 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो याद रखिएगा, अगर ये आंसर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पर ये ज़्यादा बेटर है और सूटेबल भी है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन मेरे भाई एक बार ध्यान से सुनना। आपसे बोला है कि x = 3 और y = 2 अगर फॉर्म में हो पेड़ों की कुल संख्या तब कितनी होगी। आप बोलोगे x = 3 और y = 2 रखने पर, हमने देखा भैया दूसरा नंबर सवाल है ये, हमें पता है कि पेड़ों की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनना, हमें पता है कि पेड़ों की संख्या कितनी है। पेड़ों की संख्या है भैया x² + 4xy + 4y स्क्वायर। या तो आप इसमें रख दो, या फिर भैया आपने कहा चलो इसी में रख देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। 3 का स्क्वायर करोगे भैया यहाँ पे, प्लस का भैया 4 × x की जगह 3 × y की जगह 2, और प्लस 4 × y स्क्वायर, तो 4 × y स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर 3 × 9, प्लस ये 4 × 12, 12 दूनी 24, प्लस ये भैया 4 × ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4, ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 24, और ये हो गया 9। तो 16 और 24 मेरे भाई 49 हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 9, ये 24 और ये 16, 16 और 24 40, 40 और 9 49। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 पेड़ मेरे भाई जो होंगे वो टोटल होंगे। और पहले नंबर पे आएगा आपका जो पेड़ों की संख्या हमें बीजगणितीय फॉर्म में बतानी है, वो हो जाएगी x² + 4xy + 4y स्क्वायर। दोनों बातें समझ में आ गई भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर क्लास ज़्यादा लंबी मुझे लगने लगेगी, मैं आधे से रोक दूंगा, पार्ट 2 की तरीके में आपको दूसरी क्लास दे दूंगा। भैया परेशान मत होना, ठीक है, आराम से समझो, एक ही क्लास देखनी है, क्या दिक्कत है, सारे करवा दूंगा। यहाँ बोला गया कि एक जो बिंदु दे रखे हैं 0,4, 0,-4, 6,0, इनसे कोई त्रिभुज बनता है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने कहा कोई एक त्रिभुज ऐसे बना दिया गया जिनके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये होता है x1, y1, ये दे रखे हैं x2, y2, और ये दे रखे हैं x3, y3। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनका एरिया क्या होता है, तो इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पहले तो 1/2 कर दोगे ब्रैकेट में। अब भैया ये वाला तरीका बहुत कम लोगों को याद होता है। आप देखिए, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर तरीका बताता हूँ याद करने का। आप बोलोगे भैया x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस का x2 ब्रैकेट में y3 - y1 और प्लस का x3 ब्रैकेट में y1 - y2। अब इसे भैया याद कैसे किया जाए, बच्चों का यही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि भैया इसे याद कैसे करें, ये तो बड़ा फॉर्मूला लगता है देखने में। आप अगर कॉन्सेप्ट इसका समझोगे तो इसका कॉन्सेप्ट एक पैटर्न होता है 123, 231, 312, जिसमें ये x होता है, ये y होते हैं, ये x होता है, ये y, और ये x, ये y। देखो जरा, पहले ये a लिया है, x में 1 लिया है, y में 2 और y में 3, तो ये 123 हो गया, ये 231 हो गया, और ये 312 हो गया। कोई समस्या? बाकी एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा देखने से 1-2 बार। अब जरा बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। ये बात तो आप समझ गए कि ठीक है भैया, ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा, इसका मतलब इस फार्मूले को लगा के इसका आंसर निकाला जा सकता है। मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल भैया निकाला जा सकता है। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ से उठा करके क्या कर देते हैं भैया, साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये बातें हमको समझ में अब आ गई हैं। ये बातें हमको समझ में क्या हो गया भैया, अब आ गई हैं। अब जरा सुनना मेरे भाई यहाँ पे बातों को। आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमें सिंपल सा बात है, इसका जो एरिया निकालना है, जो क्षेत्रफल निकालना है, उसका फॉर्मूला हमें पता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 लिखना है, फिर भैया प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 लिखना है, फिर भैया x3 ब्रैकेट में y1 - y2 लिखना है, और फिर हमें इसे बंद कर देना है ब्रैकेट को। मैंने कहा ठीक है भैया लगा डालो इसे। तुम बोलोगे भैया देखो सिंपल है, यहाँ पे हमने लिखा 1/2 ब्रैकेट में, भैया x1 की जगह क्या लिखें, कन्फ्यूज मत होना, सुनो जरा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। पहले ही इनको लिख दो ताकि भूलो मत बाद में। x1 की जगह 0 लिखेंगे, बाद में ब्रैकेट में y2 - y3 लिखेंगे, तो y2 यहाँ पे -4 है और -y3 यहाँ पे 0 है, प्लस भैया x2 लिखेंगे, x2 भी 0 है, ब्रैकेट में y3 मेरा 0 है, माइनस y1 मेरा 4 है, प्लस का भैया x3 लिखेंगे, x3 6 है,
ब्रैकेट में y1 मेरा, y1 कितना है भैया 4 है, और माइनस y2 कितना है, माइनस y2 माइनस का 4 है। तो देखो ये -4 है तो ब्रैकेट में लिखोगे -4। अब बोलोगे भैया इसे सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 1/2, ये हो गया 0 इंटू -4 प्लस मेरे भाई ये हो जाएगा 0 इंटू -4 और प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू ये 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 4 ये 8 हो गया। कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हो गया 1/2, देखो ये तो 0 हो गया, ये भी भैया 0 हो गया, और ये हो गया 8 छंग 48। ठीक है, आप बोलोगे भैया 1/2, 0 में 0 जोड़ो 0 आएगा, 0 में 48 जोड़ो 48 आ जाएगा, इंटू में ये 48 हो गया। आप बोलोगे भैया 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48 होता है, इसका मतलब इस पूरे का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, जो भी हमें दिया होगा। वर्ग इकाई का मतलब है क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाओगे, और इकाई का मतलब मेरे भाई है कि अगर ये मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, क्योंकि हमें तो कुछ दिया नहीं गया था तो हमने इसलिए लिखा वर्ग इकाई। आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से प्रश्न किया गया, फार्मूला कौन सा लगाया गया, कॉन्सेप्ट कौन सा है, कैसे आया, ये पूरा मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई समस्या किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ रही पूरी तरीके से? जल्दी से एक बार बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे हाँ भाई समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पार्श्व चित्र में ABC और PQR समरूप हैं। देखो समरूप, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना समरूप का। समरूप का मतलब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया ये समरूप हैं तो फिर ये छोटे बड़े कैसे हैं, तो सेम हो ही नहीं सकते। मैंने कहा सेम का मतलब है देखने में सेम होना, ठीक है, ना कि इनकी कोई, हमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइड और ये साइड दोनों सेम होंगी, नहीं हो सकती, आपको भी पता है, पर हमें पता है ये एंगल जरूर सेम होंगे, ये एंगल A और ये एंगल P सेम होंगे, तभी ये समरूप है। ठीक है, अब सुनना इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, सबको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे भैया जो दो कोण समान हैं दो समरूप त्रिभुजों में, जैसे ये A और ये P आपस में इक्वल हैं, तो इनके सामने की साइड, जैसे A के सामने भुजा कौन सी है, बोलोगे BC, तो हम बोलेंगे जो BC होगा उसका रेशियो QR के साथ में वही होगा जो भैया जैसे मान लो इसका B और इसका Q बराबर हो जाए, तो बोलोगे जो रेशियो B के सामने वाले AC और Q के सामने वाले PR का होगा बराबर ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा जो C के सामने वाले AB और भैया R के सामने वाले PQ का होगा। मतलब समान कोण के सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर आएगा। यही कॉन्सेप्ट पूरा करता है मेरे भाई समरूप त्रिभुज को। अब सुनना ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के भैया क्या इस क्वेश्चन को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भैया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ये आपके मेरे भाई कॉन्सेप्ट स्लाइड हो गई साइड में। आई होप आपको मज़ा आ रही होगी क्लास में। भाई मज़ा आ रही तो लाइक कर दो, ठीक है। अभी अब सुनना भैया सवाल को करने का तरीका क्या है। आप बोलोगे भैया देखा हमने कि यहाँ पे AB PQ, BC जो है वो QR और AC जो है वो PR के बराबर है। ऐसा मुझे लग रहा है देखने में, ये इसके समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है। तो बोलेंगे भैया यहाँ पे हम समरूप त्रिभुज की वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। समरूप त्रिभुज के अनुसार हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या कि कोण समान होते हैं, उनके सामने की भुजाओं का अनुपात सेम होता है। तो हमें भैया यहाँ पे ये पता है कि जो PQ बटे AB आएगा, भैया जो PQ के बटे में AB आएगा वही बोलोगे भैया QR के बटे में BC आएगा, वही बोलोगे भैया QR के बटे में BC आएगा, और वही मेरे भाई PR के बटे में AC भी वही आएगा। बोलोगे भैया इसका मतलब ये PR बटे AC हो जाएगा। तो देखो यही वाली चीज़ तो लिखी है, यही वाला फॉर्मूला तो आ गया आखिरी में। बोलोगे हाँ भाई ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने कहा बस इनकी वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। बोलोगे कैसे भैया? हमने कहा PQ की जगह आप लिख दोगे, यहाँ पे हमें नहीं पता तो हमने कहा इसको x मान लो, नहीं पता तो x मान लो। मैंने कहा ये x हो गया। या फिर आप काम करो ना, PQ ही लिखा रहने दो, नहीं पता तो नाम लिखा रहने दो PQ, कोई समस्या नहीं उससे। आप बोलोगे भैया ये तो PQ ऐसे लिख दिया। बोलोगे भैया AB की जगह हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर। बोलोगे भैया QR की जगह हम लिख देंगे, QR कहाँ गया, ये है QR, ये 1.5 है, ये 1.5 दे रखा है, बटे। बोलोगे भैया B और C हमें कितना दे रखा, 3, तो ये 3 हो गया, बराबर भाई। बोलोगे भैया PR कहाँ गया, PR तो ये लिखा है, PR भी भैया हमें नहीं पता है, तो PR भी नहीं पता, PR को भी ऐसे लिख दो। AC कितना है भैया, AC 2.8 है, AC 2.8 है। अब यहाँ मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, एक बार हमें वो लेना होता है जो हमें पूरा पता होता है। देखो जरा ध्यान से, ये वाला मेरे भाई हमको पूरा पता है,
पूरा पता है ना, एक साइड हमको ये नहीं पता है और एक साइड में हमको यहाँ नहीं पता है, तो एक बार हम इसको एक साथ ले लेंगे, फिर दूसरी बार में हम इसको एक साथ ले लेंगे। बात समझ में आ गई? सुनना कैसे। आप बोलोगे भैया आपके कहने का मतलब ये है कि एक बार तो हम ले लेंगे कि PQ बटे 2 बराबर 1.5/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि देखो 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3, ऐसे देख लो, या आप इसको पॉइंट हटा के 0 लगाओ तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 1/2 आ गया। PQ बटे 2 बराबर 1/2 है, तो बताओ जरा यहाँ से PQ कितना आ जाएगा। बोलोगे भैया ये 2 यहाँ जो लिखा है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ जो गुणे में लगा था ये ऊपर आ जाएगा इनटू में, तो ये 2। बोलोगे 2 एकम 2, यहाँ से PQ आ गया 1 सेंटीमीटर। PQ कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया। अब बोलोगे भैया ये तो हमने पहला वाला लिया, दूसरा वाला ले लो। अब दूसरा वाला कौन सा था भैया? दूसरा वाला था PR बटे 2.8 बराबर, ये मेरे भाई कटने के बाद कितना आया है? बोलोगे ये 1/2 आया है, तो डायरेक्ट 1/2 ले लेंगे, यहाँ लिख दिया हमने 1/2। अब बोलोगे भैया अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलोगे भैया कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से हटेगा और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा 2.8। बोलोगे ठीक है, इसका मतलब भैया जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये पॉइंट, यानी जो PR है वो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 1.4 आएगी और ये मेरे भाई 1 आएगी। तो आपसे जो साइड पूछी गई हैं तो आप लिखोगे कि जो मेरे भाई यहाँ पे PQ आया है वो कितना आया है? 1 सेंटीमीटर, और भैया जो मेरी PR आई है वो आई है 1.4 सेंटीमीटर। कैसे आई है? आपको बातें समझ में आ गई। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको मज़ा आ रही होगी क्लास में मेरे भाई। अगर मज़ा आ रही तो एनर्जी के साथ में पढ़िएगा, बिल्कुल बोर फील होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा प्यारा प्रश्न होगा, देख लेते हैं क्या दिया गया है। बोल रहा है कि एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन, उसके विकर्ण की लंबाई और उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें एक साथ। अब सुनो, पहले तो किसी घन के बारे में जान लो। कॉन्सेप्ट मेरे भाई घन का सिंपल सा होता है कि घन एक ऐसी आकृति है जैसे हम लोग पासा देखते हैं, वो एक घन है, सारी साइडें उसकी सेम होती हैं, ठीक है भैया। ये हो गया घन। इसकी मेरे भाई सारी जो साइडें हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी सेम होती हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये भी मेरे भाई A होगी। तो आप बोलोगे भैया इसकी अगर हमसे बात करते हो तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन क्या होता है? उसके बाद भैया दूसरे नंबर पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? भैया इसका कुल क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी पता होना चाहिए। भैया इसका विकर्ण क्या होता है? डायगोनल, इसका विकर्ण क्या होता है? और भैया इसमें कुछ हो सकता है क्या? इसके अंदर कोई बॉल लग दी जाए, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे भैया इसका आयतन होता है, सिंपल सी बात है, A3, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आयतन। इसमें लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A, तो A⁻³ हो गया। अब भैया पूछा जाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4 × A²। और कुल क्षेत्रफल इसका जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ये साइड लेते हैं, ये साइड लेते हैं, ये लेते हैं और एक इसके पीछे वाली जो है वो लेते हैं। ये ना ये ऊपर वाली लेते हैं ना ये नीचे वाली लेते हैं। अब भैया जब कुल निकालना है तो ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो 2A² और बढ़ गए, 6A² हो गई, ठीक है। आप बोलोगे भैया इसका विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण होता है √3 फिर A², बाहर था तो ए जो स्क्वायर होता है अंदर वो बाहर आ जाता है। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे इसे लिखने का तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम A इधर लिख दें और √3 इधर लिख दें। तो ये मेरे भाई इसके कुल फार्मूले हो गए, जो आपसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते थे वो भैया सारे के सारे मैंने एक साथ आपको यहाँ पे बता दिए। अब जरा मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं साइड में और कॉन्सेप्ट की छतरी से बाहर आके सवाल की छतरी को टाटा नमस्कार करते हैं। जल्दी से देखिएगा। अगर आप बात करते हो पहले नंबर पे तो हम निकाल लेते हैं यहाँ कि घन की भुजा की लंबाई मेरे भाई जो हमें दे रखी है, भुजा की लंबाई जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि घन का आयतन मेरे भाई क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या होगा? आप बोलोगे आयतन हमने इसका पढ़ रखा है मेरे भाई कि A³ होता है। A³ मतलब हो जाएगा, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो मैं आगे लिख देता हूँ। आप बोलोगे भैया ये 12 का क्यूब, 12 का क्यूब मतलब होता है 12 × 12 × 12। अब जिन लोगों को डायरेक्ट याद है मेरे भाई उनको सैल्यूट है, जिनको नहीं याद है वो याद करेंगे। 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था। और क्यूब क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी हम मेरे भाई आयतन निकालते हैं तो हम 3 आयामों को प्रोडक्ट कराते हैं, एक आयाम,
2 आयाम और 3 आयाम। तो एक इसका सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो वहाँ पे हम सिर्फ 2 आयाम लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर मिलके 2 सेंटीमीटर बनता है, जैसा कि हमने पहला सवाल किया है हेक्टेयर में स्क्वायर लगा करके। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे बहुत प्यारी तरीके से भैया बात समझ में आई है। दूसरे नंबर पर मेरे भाई कोई क्वेश्चन बताओ जरा, दूसरा क्या होगा? आप बोलोगे भैया दूसरा उसने हमसे पूछा है कि घन का विकर्ण, क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है घन का विकर्ण कितना होगा। भैया हमें पता है घन का विकर्ण होता है √3 और भैया इनटू में यहाँ पे a, मैंने फिर उल्टा लिख दिया है, सॉरी भैया। इसको आगे आप जब लिखोगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा तरीका लिखने का, a√3 ऐसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बोलोगे भैया a की जगह 12 लिख देंगे, √3 की जगह 3 लिख देंगे, ये आ गया इतने सेंटीमीटर इसका विकर्ण। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। हमने आयतन निकाल दिया, हमने विकर्ण की लंबाई निकाल दी। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, दैट्स मीन टोटल सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ मैंने पढ़ा 6a², ये हो गया 6a² की जगह 12 सेंटीमीटर भुजा 12 का स्क्वायर। बोलोगे हो जाएगा 6 × 12 का स्क्वायर 144 होता है। 6 का इसमें गुणा कराओगे, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगाया 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हासिल लगाया 2, 6 एकम 6 2 8, 864 आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया नंबर 3। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ यानी क्षेत्रफल टाइप की चीज़ें थी। ये मेरे भाई विकर्ण था यानी एक लंबाई ही थी टोटल, तो ये मेरी सेंटीमीटर में ही रही। और ये आयतन था, तो मेरे भाई आयतन वॉल्यूम हमने जो निकाला वो सेंटीमीटर क्यूब में था। इस तरीके से सवाल को आपको करना है, 3 के तीनों आंसर आपको लिखने हैं। लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। मैं काम करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगेगा ज़्यादा लंबी क्लास है तो फिर मैं इसको बाई पार्ट करके डाल दूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। देखना यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया है कि एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, ठीक है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित जो है वो 51 मीटर है। तो पूछा गया है आपसे कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। एक थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये कि बन सकता है। आप सुनना जरा ध्यान से। आप बोलोगे कोई बगीचा है जो कि वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार का। वर्गाकार आपको पता ना कैसा होता है। आप बोलोगे वर्गाकार होगा कुछ इस टाइप का जिसकी सारी साइडें सेम होती हैं। आपसे बोला कि इसके बाहर बाहर एक मार्ग है जो कि 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का एक मार्ग है। सेम नहीं लग रहा है बट ये 50 सेंटीमीटर का एक मार्ग है चारों तरफ। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। बोलोगे भैया इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो मेरी अंदर का पार्टीशन है ये हमें पता चल जाए, क्योंकि ये टोटल जो है मार्ग सहित लंबाई अगर बताई जाए तो ये 51 मीटर है। मार्ग सहित 51 मीटर है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 51 मीटर है, 50 सेंटीमीटर इधर ये मार्ग है, 50 सेंटीमीटर इधर ये मार्ग है, यानी कुल मिला के 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। 100 सेंटीमीटर अगर कम कर दिया जाए, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो हम यहाँ निकाल देंगे कि वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई। आप लिखोगे भैया वो हो जाएगी 51 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे 2 × 50 सेंटीमीटर। 51 मीटर से माइनस कर देंगे 2 × 50 सेंटीमीटर। आप बोलोगे ये हो जाएगा 51 माइनस 100 सेंटीमीटर। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 51 मीटर माइनस 1 मीटर। तो ये आ जाएगी मेरे भाई 50 मीटर। 50 मीटर आ गई, यानी इधर से और इधर से जब इसको घटा दिया तो ये वाली जो मेरी लंबाई आ गई ये 50 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई। अब भैया ये बताओ एक वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं 50 मीटर की हैं, उसका क्षेत्रफल बताना है। आप बोलोगे भैया बड़ा सरल है, आपको बता देना है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान या बगीचा जो भी था, बगीचे का क्षेत्रफल। तो आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलोगे भुजा स्क्वायर। भैया ए आ गया 50, 50 का कर दोगे स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 2500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे भाई आंसर, जो कि आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हुआ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको समझा के कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कुछ भी जल्दी करा दूंगा। एकदम से जल्दी चीज़ें नहीं करनी है, आखिरी समय है, समझ के करना है। थोड़ा करो पर अच्छा करो बेस्ट तरीके से,
बढ़िया समझ में आ गया सवाल कि नहीं आ गया? बोलोगे हाँ भैया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 नंबर की तरफ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 82/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दे रखी है और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा क्या? सरल है ये तो। बोलोगे भैया कैसे सरल है, मुझे तो नहीं आता है। मैंने कहा देखो सरल कैसे है। आपको एक चीज़ मैंने बता रखी है ऑलरेडी, अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर x प्लस 1/x का हम होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? होल ऑफ स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस का 2। और भैया एक पढ़ाया था मैंने आपको x माइनस 1/x² का जब हम होल स्क्वायर करते हैं, x का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है a² प्लस 1/a², और ये मेरे भाई -2 हो जाता है। बस इतना सा अंतर था, एक +2 होता है और एक -2 होता है। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ से बत्ती ये जलनी चाहिए कि हम क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। बस कितना कि क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आपको भैया वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे x माइनस 1/x की, सॉरी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी x माइनस 1/x की। कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना। आप बोलोगे हमें यहाँ पे गिवन है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 82/9। ठीक है, आप यहाँ नीचे लिखोगे कि दोनों पक्षों में दो घटाने पर, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1/x² माइनस 2 बराबर 82/9 माइनस 2। कोई समस्या किसी भाई को? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। भैया यहाँ से हमें यह समझ में आया कि ये x a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म हो गई, यानी ये वाली फॉर्म लिखी है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे भैया इधर इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 82 माइनस, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और बटे में 9, यानी हमने एलसीएम ले लिया नीचे। इसे जब सॉल्व करोगे भैया कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया यहाँ से ये 4 बच जाएगा ऊपर, और मेरे भाई यहाँ से कितना बच जाएगा? आप बोलोगे ये बच जाएगा साथ में क्या 64/9। कितना आ गया? 64/9। आप बोलोगे जब भैया इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर का स्थानांतरण करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √64/9। तो ये निकल के बाहर आएगा 8/3। 8/3 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी इसकी लंबाई होगी या जो भी होगा, ये एक इकाई होगी कोई। ठीक है ना, लिखो इसे। आप बोलोगे भैया हमें वैल्यू मिल गई x माइनस 1/x की वैल्यू 8/3। अब मेरा दिमाग ये काम करना चाहिए कि x³ माइनस 1/x² में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? इसके द्वारा। यही तो आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, आप तो पता कर लेंगे, इस बात को हम यहाँ से बिगाड़ेंगे क्योंकि जगह कम पड़ सकती है, या फिर एक काम करते हैं इसे एक साथ सिलेक्ट करके बिगाड़ते हैं वरना टाइम लगेगा। चलो सुनना जरा। अब आप बोलोगे भैया हमें पता चल चुकी है वैल्यू x माइनस 1/x की, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे 1 मानो तो इसे 2 मान लिया था, ये एक और ये दो इक्वेशन बना दी। अब हमने कहा हमें वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 1/x³ की। हमें पता है ये a³ माइनस b³ लिखा है, जिसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में तो a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b², और मेरे भाई माइनस का, ये माइनस लगा तो ये प्लस का ab। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, ये प्लस का ab, यानी x इंटू 1/x। ठीक है, एक काम करता हूँ, वहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे नीचे लिख देता हूँ, जैसे थोड़ा सा और छोटा करके लिख देता हूँ, क्योंकि PDF भाई तैयार है, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान से सुनना। बोलोगे भैया ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में तो a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, x इंटू 1/x और ब्रैकेट बंद। बोलोगे भैया देखो x से x कट गया तो 1 बचा। भैया अब हम यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं उठा के। बोलोगे क्या? हमने कहा x माइनस 1/x के मान हमने समीकरण 2 से उठा लेंगे। हमें कितना दे रखा? 8/3, तो ये हो गया 8/3 इंटू, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो ये इंटू हो गया। फिर मैंने कहा दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस 1/a² यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में दे रखी 82/9, तो ये ब्रैकेट में हो गई इस जगह 82/9, और ये प्लस प्लस और ये कितना लिखा था 1, तो ये 1 हो गया। भैया ये सॉल्व करना है।
मैंने कहा कर लो भाई। ये हो गया 8/3। इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे 9 एकम 9, 9 और मेरे भाई 82, ये हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 और 82 ना मेरे भाई, सही तो कर रहा हूँ मैं, बोल रहे हो जाएगा 91/9। अब इसे मेरे भाई हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा देखना, करना पड़ेगा भैया, कुछ कटेगा तो वैसे नहीं मुझे लग रहा 3 से जो है नहीं कटेगा, और ये भी आपका नहीं कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 नेम 72, यानी 728, और बटे में हो जाएगा 9 तियाँ 27। तो भैया देख लेना आपका यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि कुछ कट रहा नहीं है तो पूरा पूरा मान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। एक फार्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला लगाया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो समझे, और दूसरे नंबर पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला समझा है। बस 3 फार्मूले इसमें यूज हुए हैं, और ये एक अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन जिसे बोल सकते हो आपका बना हुआ है, अलजेब्रा का बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोला गया है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है, माँ की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, बताइए। आप लिखोगे माँ की और पिता की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। आप बताओ पापा 5 वर्ष बड़े होंगे कि माँ 5 वर्ष बड़ी होगी। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, पापा ही बड़े होंगे, माँ छोटी होगी 5 साल। तो हम यहाँ पे हमेशा पापा को मान लेंगे, हम मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान उम्र, आप बोलोगे x वर्ष हो गई, कितनी हो गई x वर्ष। तो यहाँ लिखोगे माता की उम्र, यहाँ माना मत लिख देना, क्योंकि एक को माना है, दूसरी तो इसी के बेस्ड है ना। माता की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में मेरे भाई, अब बोलोगे माता की उम्र हो जाएगी 5 साल छोटी है तो x माइनस 5 वर्ष, इनसे ये 5 साल छोटी है ना तो x से 5 वर्ष कम होगी, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला है कि 10 वर्ष पहले पूर्व दोनों की एज का अनुपात इतना था। अब पहले बताओ जरा 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, 10 वर्ष पूर्व मेरे भाई अगर बात की जाए, ये 10 वर्ष पूर्व है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी होगी। अब आप एक बात बताओ, अगर आज आप x साल के हो, 10 वर्ष पहले कितने साल के थे, x साल में 10 वर्ष कम होंगे तो वो x माइनस 10 ईयर्स के होंगे, ठीक है ना। अब आप बताओ जरा 10 वर्ष पूर्व माता की उम्र कितनी होगी, माता की उम्र अगर आपसे पूछी जाती है पूर्व, तो आप बोलोगे वो हो जाएंगे x माइनस 5 की आज है, 10 और पहले और 10 कम होगी, तो यानी अब वो थी x माइनस 15 की। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक की बातें मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब सुनना जरा, ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, इस बात को याद रखना, ये पहले नोट करना है। अब सुनो, उसने कहा कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है, तो लिखोगे भैया प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे आप, लिखोगे प्रश्नानुसार हमसे उसने ये कहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र और माता की उम्र, यानी 10 वर्ष पहले पिता की उम्र और माता की उम्र, इन दोनों का जो अनुपात था वो बराबर था 5:6 के बराबर। भाई किसी को कोई समस्या है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन अभी गलत है, उसका रीज़न ये है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। सुनना जरा ध्यान से क्वेश्चन को, उसने बोला है कि पहले माँ फिर पिता, तो पहले माँ की आयु थी जो वो होगी 5 और जो पिता की होगी वो होगी 10। तो भैया यहाँ पे आपको उल्टा रखना चाहिए। देख रहे हो तुम लोग भी भाई कई चीज़ें समझ जाते हो जो मैं नहीं समझ पाया जल्दबाजी में। पहले उसने बोली माँ की आयु, तो पहले तो माँ की लिखो ना x माइनस 15, फिर पिता की यानी x माइनस 10, अब लिखो भैया कि 5:6 हो जाती है। ये बात सरल हो गई मेरे भाई। अब क्या कराना होता है, इसे सॉल्व करना, जो तुम्हें पता है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंची गुणा, इसका गुणा इससे कराओगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 5 का गुणा कराओगे x माइनस 10 से तो हो जाएगा 5x माइनस 10 गुणे 5 50 बराबर 6 का गुणा कराओगे तो 6 गुणे x हो जाएगा 6x और माइनस मेरे भाई 15 छक्का 90। अब आप बोलोगे भाई सरल सी बात है, ये 6x इधर लिखा, इस 5x को इधर उठा के ले आओ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर, बोलोगे भैया 6x यही था, ये माइनस का 50 लिखा था, इस 90 को इधर उठा लाए तो प्लस का 90 आ गया, तो ये हो गया 90 माइनस 50। बात समझ में आई। अब बोलोगे भैया यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, वही सिंपल सी बात
6x में 5x गए, 1x बचे, और मेरे भाई 90 में से अगर 50 चला गया तो बचा कितना, 40 बचा। यानी मेरे भाई x का मान आ गया है 40। आपसे पूछा है कि माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। माँ मेरे भाई वर्तमान में x माइनस 5 ईयर्स की हैं, यानी माँ जो है मेरे भाई ना, माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान उम्र आप बोलोगे वो है मेरे भैया x माइनस 5 वर्ष। x का मान आया है 40, 40 माइनस 5 मेरे भाई कर दोगे, 40 माइनस 5 बोलोगे ये आ जाएगा 35 वर्ष। कितनी आ जाएगी, बोलोगे भैया ये आ जाएगी 35 वर्ष। माँ की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है। बात समझ में आ गई है, कैसे मानना है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ के सॉल्व करना है, उसके बाद क्या उसका सोल्यूशन बनेगा, सारी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपको दे रखा कि एक कमरे की लंबाई, ठीक है, मीटर में है, और अच्छा इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर, ओके सॉरी, इतना मीटर और इतने सेंटीमीटर है, और चौड़ाई उसकी जो है वो है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसमें बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की एक जो है कार्य प्रणाली चल रही है, लगाए जा रहे हैं, तो बड़ी भुजा वाले टाइल को लगाया जाए, टाइल के बिना तोड़े फर्शों को लगाया जा सकता है। ठीक है, ओके, वो बड़ी से बड़ी भुजा वाला टाइल बताना है हम लोगों को। ठीक है भाई, हो जाएगा, SCF निकाल लेंगे इनको, इन दोनों से निकल आएगा। आप बोलोगे भैया कैसे निकालोगे, मैंने कहा देखना ध्यान से, ये हमारा लिखा है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। इसी को हम लिख सकते हैं 447 सेंटीमीटर, क्योंकि 6400 में 6400 मीटर हो गए और 7 सेंटीमीटर अलग से लिखा है, तो 6407, एक सेकेंड, या 6407 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 और 7 आएगा, 6407 सेंटीमीटर हो गई। मैंने कहा इसी प्रकार मेरे भाई कमरे की चौड़ाई भी देख लेंगे। वैसे तो है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, लेकिन एक साथ लिखोगे तो बोलोगे भैया 20 तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई समस्या किसी भाई को बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बातें आराम से समझ में आ गई हैं। अब हमें निकालना है इनका HCF। ये बातें तुम्हारे लिए थोड़ी सी अब अच्छी क्वालिटी की हो जाएंगी, क्योंकि HCF निकालने में तुम्हें थोड़ा सा दर्द होने वाला है। आप चाहो भाग विधि से निकालो, आप चाहो गुणनखंड विधि से निकालो, मेरे भाई आपसे किसी तरीके का उसने ना तो रेस्ट्रिक्शन बोला है कि ये नहीं करना है, ना तो ये बोला है कि ये करना है, आपका मन। मैं आपको सजेशन करता हूँ कि यहाँ पे आप क्या करो, भाग विधि से निकालो चाहे गुणनखंड से निकालो, आंसर दोनों में सेम ही आता है। आप बताओ कौन सा निकालोगे। आप बोलोगे भैया काम करते हैं कि गुणनखंड या भाग में से भाग कर लें क्या, भाग वाला थोड़ा मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, 3 बार चला जाएगा, वरना 64 को बैठ कर सोचोगे किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ठीक है, जैसा आप बताओ, कर देते हैं भाग विधि से। आप बोलोगे भैया देखो हमें ये पता चल रहा है कि 2021 जो है ये छोटा है और 6407 जो है ये बड़ा है, तो इससे इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। किससे किस में, बोलोगे भैया 2021 से 6407 में। भैया भाग विधि में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को भैया उठा के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस ले आएंगे। अब सुनना जरा, आप बोलोगे भैया यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, बोलोगे 2021 से डिवाइड कराएंगे, किस में, बोलोगे 6407 में। आपको पता भैया देखो 20 23 60 21 23 63 है, ठीक है, यानी 3 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा 60। कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा भैया 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई 3, ये आ गया, और फिर से मैंने बना दिया यहाँ पे 2021। अब 2021 में मेरे भाई 344 से भाग देना है। तरीका समझो, तीछंग 18 6 बार देंगे, लेकिन 6 बार में 6 को 24 से ज़्यादा बना देगा। मैंने कहा 5 बार अगर देंगे तो कितना आएगा, साइड में इंटू करा के देख लो, 344 गुणे 5, 344 गुणे 5, 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, 2 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, 1720 आ जाएगा भैया। तो हमने दे दिया 1720, यहाँ लिख दिया। कितनी बार दिया, 5 बार। कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1, ये बचेगा 0, ये बचेगा 3, ये खत्म हो गया, 301 आ गया। मैंने कहा 301 से 344 में जब भाग दोगे तो एक बार ही जाएगा, 301 बचा भैया, कितना बच जाएगा, बोलोगे यहाँ बचेगा 43, 43 से भाग दे दोगे 301 में। मेरे भाई देखो यहाँ से हम देंगे तो 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21, 3 7 बार में पूरा पूरा चला गया, 7 बार में 301 आ गया। तो बोलोगे भैया यहाँ से हमारा जो आ गया
HCF आ गया, वो कितना आ गया बोलोगे, HCF होता है जो लास्ट में होता है हमारे यहाँ पे भाजक, ठीक है, आप बोलोगे वो आ गया HCF 43। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो टाइल्स लगेगा, यहाँ लिखेंगे टाइल्स की, टाइल क्या टाइट हो गया यार, ये तो टाइल लिखना है, सुनो हमें क्या लिखना है, टाइल्स की अधिकतम भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है बोलोगे, वो हो सकती है 43 मीटर में थी कि सेंटीमीटर में बोलोगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने पूरा डाटा किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। तो ये मेरे भाई इसका सॉल्यूशन हो गया और ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप चाहो तो इसको मैं छोटा करके यहाँ पे जो है सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको छोटा करने के लिए तरीका बता सकता हूँ। ऐसे कर दो, इसको यहाँ पे रख दो भैया, और इन वाले क्वेश्चंस को अब यहाँ से अगर तुम चाहो तो उठा लो यहाँ पे, ठीक है, कोई समस्या अब इसमें नहीं है। बात आ गई समझ में? हाँ यार ना, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता रहे यार, उठा लो, क्या हो रहा है इसमें, कहीं भी उठा लो इसको, यहाँ रख दो उठा के। तो बात तुम्हें समझ में आ गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया, उसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जरूरत नहीं कि बाद में तुम क्वेश्चन रटे रहो। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, इसका व्यास की लंबाई बतानी है कितनी होगी। प्यार से सुनना भैया, आपको यहाँ लिखना है कि वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ भैया, चूँकि हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हमें दे रखा है 154, तो हम 154 को लिख देंगे, क्योंकि हमें उसने बोला कि क्षेत्रफल 154 है और ये भी मेरा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के बराबर 154। कोई समस्या बोलोगे नहीं। मैंने कहा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, तो लिखोगे भैया यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें आर स्क्वायर की तो कितना हो जाएगा बोलोगे, ये 154 7 डिवाइड में था ऊपर आ जाएगा गुणे में, 22 भैया ऊपर गुणे में था नीचे आ गया भाग में, 22 से काटोगे 22 सत्ते 154 होता है, 7 बार में आ जाएगा, बोलोगे यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 × 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे, आर बराबर आ जाएगा √7 × 7, स्क्वायर है इधर भेजोगे तो अंडर हो जाएगा और बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि मेरे भाई यहाँ लिख दोगे कि वृत्त की त्रिज्या अगर आर होती है तो उसका व्यास कितना होता है, आप बोलोगे व्यास होता है डी बराबर होता है 2 × r, यानी त्रिज्या का 2 गुना, ये वाली बात आपको पता है। तो इसी तरीके भैया अगर ये वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या निकल के 7 आ गई है तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वृत्ताकार पार्क का या मैदान का, जो भी है मैदान का व्यास, आप बोलोगे व्यास होता है 2 × त्रिज्या, 2 × त्रिज्या, तो 2 × त्रिज्या 7 है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो, आप बोलोगे दिया था वर्ग मीटर में तो ये हो जाएगा 14 मीटर, क्या हो जाएगा बोलोगे भैया हो जाएगा 14 मीटर। तो ये मेरे भाई हो जाएगा इसका आंसर, 14 मीटर वर्ग का व्यास होगा, वृत्ताकार पार्क का व्यास होगा, वर्ग का नहीं, वृत्ताकार पार्क का, ठीक है, वृत्ताकार मैदान का। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, हाँ या ना बोलोगे आगे भैया समझ में, आगे बढ़ो नेक्स्ट पे। यार क्वेश्चन पता इतने ज़्यादा हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ मैं कि 15-15 क्वेश्चन का सेट बना देता हूँ, 2-3 जो भी बनेंगे 15-15 क्वेश्चन के, ठीक रहेगा, हाँ, वरना ज़्यादा टाइम आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन है, इसके बाद 15 क्वेश्चन के बाद में ये सेट को ऑफ कर देंगे, फिर अगला सेट बता देंगे आपको। देखो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व करना है, आपको मैंने एक तरीका बताया है बॉडमास को सॉल्व करने का, क्या बताया था बॉडमास, लेकिन बॉडमास से पहले एक वी भी मैंने पढ़ाया है जो कि होता है बार लाइन, वेनिकुलम बोलते हैं ना इसे, ये जो लगी हुई है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको फॉलो करना है मैं, तो बस इसे फॉलो करेंगे और आंसर फट से निकाल लेंगे। देखना जरा, पहले नंबर पे भैया वी को सॉल्व करेंगे, ये जो वी ऊपर लगी हुई है, तो हमें किसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 डिवाइड बाई भैया 11 × 11,
फिर मेरे भाई माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस, अब देखो 8 में से 1 घट गया। अब देखो ये 8 के ऊपर बार लगा है, इसे -8 मत समझना, माइनस पे नहीं लगा हुआ है ये बार, ठीक है, 8 पे लगा है, तो 8 माइनस 1 ये 7 है। यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करेंगे लोग, पता है तुम्हें। सुनना जरा आप, ये हो गया 112 माइनस ये हो गया 121 डिवाइड बाई, ये मेरे भाई ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो सॉल्व करने हैं, तो भैया ब्रैकेट सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट को ये सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 11 गुणे 11 121, माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, ब्रैकेट के अंदर 3 में से 7 चला गया, माइनस का 4 बचा, -7 बचेगा क्योंकि 3 से 4 घट रहा है, 3 से 7 घट रहा है। अगर 7 से 3 घटता तो +4 बचता है, यहाँ 3 से 7 घटा तो -4 बचेगा। इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 112 माइनस ब्रैकेट में 121 डिवाइड बाई 121 प्लस का 4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। अब भैया तुम कहोगे कि फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112 माइनस ब्रैकेट में, अब देखो डिवाइड और ऐड, पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। 121 में 121 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस भैया ये 4 + 4। अब बोलोगे भैया ये हो जाएगा 112 माइनस 1 और 4 5 और 4 9 9 हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे। अब भैया बोलोगे कि 112 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 102 बचेंगे और 103, और ये 103 ही मेरा भैया जो है आंसर हो जाएगा, 103 ही मेरा आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इज 103 ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई समस्या किसी भाई को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। चलो अगला प्रश्न। अभी देखिए पिछला हम लोगों ने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको आरोही क्रम में लिखा, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, इसलिए मैंने इसको पहले से आरोही क्रम में लिखा है और बॉक्स भी पहले से भैया बना रखा है, क्योंकि आपको पता हुआ बॉक्स बनाने में जो दिक्कत हुई थी ना मुझे, काफ़ी ज़्यादा हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो बॉक्स पहले से बना है, इसे थोड़ा सा समझना है, बस ध्यान से देना। यहाँ पर देखो भैया ध्यान से, ये लिखा है 20 से 30। अब 20 से 30 का मतलब वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 20 से शुरू होते हैं और 29 तक हैं। 30 को छोड़ देना है, सिर्फ उच्च सीमा नहीं लेनी होती है, उससे एक कम तक सारे ले लेने हैं। आप बोलोगे भैया 20 से 29 तक तो एक भी नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो बोलोगे भैया एक भी नहीं दिख रहा तो इसे छोड़ दो, और चाहो भैया तो इसको आपने लिखा ही क्यों था स्टार्टिंग में, ये तो था ही नहीं, तो इसको लिखो ही मत, 30 से 40 से स्टार्ट करो ना, सबसे बेस्ट है। बोलोगे ठीक है भाई। अब मैंने कहा 30 से 40 की अगर हम बात करते हैं, 30 से शुरू हो जाए और 39 तक जाए, 30 से 40 का मतलब 30 से शुरू हो और 39 तक जाने वाले सभी। बोलोगे भैया देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 39 तक 4 हो गए, बस 4 ही तो हैं भैया। हमने कहा ठीक है 4 हैं तो 4 लिख दो। अब टैली चिन्ह बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको बोला गया था यहाँ पे कि टैली चिन्ह बनाते हुए बताना है, और यहाँ 10-10 का अंतराल लेना है, तो 10-10 का लिया, वहाँ पे 5-5 का लिया था, ठीक है। सुनो बारंबार था। अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, और जब भी भैया 5 बनाना होता है तो 1 2 3 4 करते हैं और एक को ऐसा लेटी लाइन बना देते हैं, इसका मतलब हो जाता है 5। ये बाहर नहीं जानी चाहिए, जो है ऐसी होती है, ठीक है, ये बाहर चली गई, थोड़ा सा अलग हो गया, ऐसा होता है। यहाँ तक कोई समस्या किसी भाई को, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात बढ़िया भैया समझ में आ गई। अब मैंने कहा अब चला एक बात समझाना मेरे भाई कि टैली चिन्ह तो तुम्हें समझ में आ गए, अब इसके आगे का अगर तुमसे बोला जाए कि और इसके आगे तुम कर सकते हो, तो बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे भैया। यहाँ पे 40 से 50 लिखा है, मतलब हमें कौन सा लेना है, 40 से शुरू हो और 49 तक जाए। 40 से शुरू 1 2 3 49 तक जानी चाहिए ना, तो 4 है, 5 6 7, ये तो 50 पे चला गया, हमें 49 तक चाहिए थे, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 हैं केवल जो 49 तक जाते हैं। 6 बनाने के लिए 1 2 3 4 और 1 ये करोगे 5 और 1 ये हो गया 6। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, बोलोगे हाँ। मैंने कहा अब अगर हम यह अगली बात करते हैं, ये यहाँ बना दिया, इसका यहाँ बना दिया, आपको एरो नहीं बनाने, मैं सीध के लिए बना रहा हूँ, ऊपर नीचे हो जाए आप समझ ना पाओ। 50 से 60 के बीच में देखना, 50 से शुरू 60 से कम, 1 2 3 4, ये 60 हो गया तो ये नहीं लेना है, 1 2 3 4, 4 हैं केवल भैया। 50 55 55 55, 4 हैं, 4 लिख दिया। इसके आगे मेरे भाई यहाँ पे 1 2 3 4 बना दिए। अब मैंने कहा जरा बताओ 60 से 70 के बीच में कितने हैं, 60 से ऊपर 70 से कम, बोलोगे भैया देखो 1 है, 2 3 4 5, 5 हैं केवल, बोलोगे भैया यहाँ 5 लिखा, यहाँ बना दिया 1 2 3 4 और 1 ये 5। अब मैंने कहा अब भैया कौन से ले लेंगे, बोलोगे अब वो ले लेंगे जो 70 से बड़े हों 80 से कम हो। 70 से बड़े भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 80 हो जाएगा, नहीं तो 9 हैं केवल भैया। कितने हैं, बोलोगे भैया केवल 9 हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये बन गया। अब बोलोगे भैया अभी 80 वाले तो बच ही गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक वर्ग अंतराल बना लो 80 से 90 का। यहाँ पे भैया कितने आ जाएंगे, बोलोगे 1 और 2 हैं केवल, तो ये लिखोगे 2 और 2 के लिए ये 2 टैली चिन्ह हो गई। ये मेरा भैया पूरा का पूरा क्वेश्चन होके सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, पूरी तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए। आ गई टैली चिन्ह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं पिक्टोग्राफ, वही थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़िए भैया। 14 हुई हैं तो एक क्लास और एक और करते हैं क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के बाद में इस क्लास को एंड करेंगे। देखो जरा, क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु जो है वो 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, आधार की त्रिज्या जो है उसकी वो मेरे भाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इसे पिघला करके एक गोले के आयताकार में ढाला जाएगा। बोला कि गोले की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ सुनना जरा कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले एक चीज़, उसको मैं साइड में कर दूंगा कि अगर किसी को पिघला कर कुछ बनाया जाता है, किसी को पिघला कर कुछ बनाया जाए, तो इसका मतलब मेरे भाई पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उनका जो वॉल्यूम है, जो उनका आयतन है, वो समान होगा। यही एक चीज़ सिर्फ है जो काम करेगी उस समय, और बाकी कुछ भी काम नहीं करता है। उनका आयतन जो है मेरे भाई वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। अगर किसी चीज़ को पिघला के कुछ बनाएंगे तो उनका आयतन हमेशा समान होगा। ध्यान से सुनना, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। अब सुनिएगा इसे कैसे करेंगे। आप बोलोगे भैया शंकु को पिघला करके गोला बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसे मानोगे इक्वेशन 1। दूसरा मानोगे यहाँ पे कि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे आयतन समान होंगे, आयतन आप लिखोगे भैया समान होंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कर दोगे, अब लिख दोगे भैया प्रश्नानुसार। हमें क्या पता है कि शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह इसकी रेडियस दे रखी है क्या, आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एच भी होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की जगह मेरे भाई कितना हो जाएगा 16 × 16, और एच की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई 216। ठीक है, बराबर मेरे भाई यहाँ पे बोला कि गोले का आयतन कितना है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, हमें नहीं पता तो आर क्यूब को ऐसे लिख देंगे। आप बोलोगे भैया जो कटेगा उसे काटेंगे, जैसे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से अगर तुम काटोगे तो 4 से 1 16, 4 चौके 16, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 देखो नीचे है तो कट जाएगा, क्योंकि इधर आके गुणा होगा और डिवाइड गुणे आपस में कट जाते हैं। तो आप बोलोगे भैया अगर यहाँ हम देखें तो हमें मिल जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 216 × 4 × 16, 216 × 4 और × 16। भैया आर का मान निकालोगे तो बोलोगे अंडर क्यूब ऑफ, यानी क्यूब रूट ऑफ 216 × 4 × 16। अब आप देखो आर की वैल्यू निकालोगे तो 216 का क्या होता है, 6 का होता है, इंटू ये देखो 16 × 4, 16 चौके 64, और 64 का क्यूब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 चौके 24 सेंटीमीटर था क्या, सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस ऑफ किसकी मेरे भाई, गोले की। ये मेरा आंसर हो गया। अब सुनना, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई उनके लिए मेरे भाई मैं स्पेशली एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, वो सुने जरा। 15 पेज हो चुके हैं, मैं यहीं पे एक पेज ले लेता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से सब कुछ रिमूव, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों के पास क्या होंगी, अब एक जगह एक पेज में सेव हो चुकी हैं। चलो सुनना यहाँ पे बात को बड़े ध्यान से। आप बोलोगे भैया आपने लिखा यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू 4 इंटू 64, 64 था ना, नहीं कितना था, एक बार देखो जरा कितना था भैया आखिरी में,
अब बोलोगे अंदर था 216 गुणे 4 गुणे 16, 216 गुणे 4 गुणे 16 गुणे 16। आप बोलोगे भाई इसे ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब बराबर, हमें पता 216 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, और ये क्यूब रूट है इधर जब हमने इसको भेजा है क्यूब रूट, और ये हो जाएगा भैया 4, और यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16, और हमें पता है जब क्यूब रूट यहाँ पे 3 लगा तो 3 का पेयर जब बनेगा तभी बाहर आएगा। तो आप बोलोगे आर बराबर यहाँ से 6 बाहर एक आ जाएगा और एक 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि मैंने वहाँ पे एकदम जो किया है आपको ऐसा कुछ लगा कुछ अलग सा कर दिया, ऐसा नहीं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट नंबर 2 में, जो कि आपको मेरे भाई मिल जाएगा जल्दी ही कल इसी टाइम पे। ठीक है।